So welcome everyone to this revision of essay 501. स्वागत है आप सबका आज की इस रिवीजन में। सर सबसे पहले बताओ 501 कौन सा ऐसे है? 501 कौन सा ऐसे? तो मैं इसको बोलता हूं शगुन का ऐसे। सर शगुन कौन है? मैंने कहा शगुन का मतलब होता है जैसे तुम शगुन का लिफाफा देते हो ना 501 का, वैसे है। दिस इज अ वेरी स्पेशल ऐसे, दिस इज अ वेरी लकी ऐसे। तो ये भी बात तो करते हैं ऑडिट एविडेंस की, बट ऑडिट एविडेंस पे कौन सा ऐसे था? 500। इसमें ना ऑडिट एविडेंस तो लेंगे बट कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड आइटम्स के लिए और उनकी कुछ स्पेसिफिक कंसीडरेशन को ध्यान में रख के आपको ये एविडेंस लेना है। ठीक है सर, 3 आइटम्स जल्दी से बताओ कौन कौन है? इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री का कौन सी स्पेसिफिक कंसीडरेशन है? मैंने कहा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है और अगर करती है तो किस हालात में करती है? तो सबसे पहले जानना, जो इन्वेंट्री है सबसे पहले तो वो मटेरियल होनी चाहिए। अगर इन्वेंट्री मटेरियल नहीं है तो वो इस ऐसे के बाहर हो गई, हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। इन्वेंट्री मटेरियल होनी चाहिए, प्लस अगर इन्वेंट्री मटेरियल है तो आप इन्वेंट्री को चेक करने के लिए प्रैक्टिकली जाओगे। आप इन्वेंट्री को चेक करने के लिए उस लोकेशन पे जाओगे अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल आपको इन्वेंट्री काउंट पे जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया था जेठा का, जो जेठा एंड एसोसिएट थे, ये किसका ऑडिटर है? सर बबीता प्राइवेट लिमिटेड। अब बबीता प्राइवेट लिमिटेड के पास किसकी इन्वेंट्री पड़ी है? सर रसगुल्ले की इन्वेंट्री पड़ी है। तो इन्होंने क्या किया, अपने इंटर्न गोली को भेजा, तुम जाके काउंटिंग करके आओ। अब गोली को सबसे पहले सर क्या करना है? वहां पे जाके बोलना है प्रेजेंट मैम। वहां पे जाके ये अटेंडेंस लगाएगा एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। उसके बाद ये क्या करेगा? क्या काउंटिंग इसको करनी है या मैनेजमेंट को करनी है? सर मैनेजमेंट को करनी है। तो जो मैनेजमेंट काउंटिंग कर रही है उसके पास इंस्ट्रक्शन आए होंगे हेड ऑफिस से, हाँ, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स को इवेलुएट करेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा आराम से बैठ के। रसगुल्ले खाएगा, ऑब्जर्व करेगा, रसगुल्ले खाएगा, ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व क्या करेगा कि क्या मैनेजमेंट उन्हीं काउंट्स और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काउंटिंग कर रही है, क्या मैनेजमेंट उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काउंटिंग कर रही है, यानी ही विल ऑब्जर्व द मैनेजमेंट्स इन्वेंट्री काउंट। अरे सर क्या सिर्फ इसका काम देखने का है? मैंने कहा नहीं, मेहनत भी करेगा। जैसे ही इसको कॉल आएगा मैनेजर का, ये 2 काम और करेगा। क्या? ये अपनी तशरीफ उठाएगा और बाहर जाएगा, प्लस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इसको इन्वेंट्री इंस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा इन्वेंट्री किस कंडीशन में है। प्लस जैसे मैनेजमेंट तो पूरी इन्वेंट्री काउंट कर रही है, ये थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री चेक करेगा, सैंपल बेसिस पे चेक करेगा, यानी ही विल परफॉर्म द टेस्ट काउंट। एंड एट द एंड ऑफ द डे इसका काम क्या है? सर अब इसका काम है कि जो इन्वेंट्री काउंट के एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, these are reflected in the inventory records. Perform the audit procedures to see whether the final inventory records reflect the actual inventory count results. तो बस 4-5 बातें ध्यान रखनी है सर। क्या? जब भी इन्वेंट्री मटेरियल है और अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, वहां जाके अपनी अटेंडेंस लगा दो, मैं आ गया। जैसे ही आ गए मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन देखो, उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऑब्जर्व करो क्या इन्वेंट्री काउंटिंग चल रही है। सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना, इंस्पेक्ट भी करना इन्वेंट्री को। एंड लास्ट में क्या करेंगे? थोड़ी सी टेस्ट चेकिंग आप भी करोगे। और जब ये सब हो जाए फिर देखो एंटिटी के जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में चढ़ा दिए गए हैं या नहीं। ठीक है सर। अब इसके बाद ना हमने क्या किया था, थोड़ा मसाला ऐड किया था, एसके का मसाला। सर मसाले में क्या किया था? मैंने कहा था अगर इन्वेंट्री काउंट होना किस दिन चाहिए? सर बैलेंस शीट डेट पे होना चाहिए, यानी 31 मार्च की इन्वेंट्री, तो 31 मार्च को काउंट करो कितनी इन्वेंट्री है। बट खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता ये जो इन्वेंट्री है बैलेंस शीट डेट पे आप काउंट नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? एंटिटी ने कहा हम किसी और दिन करेंगे। क्या एंटिटी प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से कर सकती है? हाँ, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से इट इज अलाउड। अब आप बताओ एज अ ऑडिटर आपका काम कैसे बढ़ जाएगा? जो बेसिक प्रोसीजर है ऊपर वाले वो तो करने ही है, बेसिक आपका काम किस पे बढ़ जाएगा? सर ये जो बीच की ट्रांजैक्शन है, ये जो बीच में चेंजेस हुए हैं, हमको इन पे ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, इन पे एविडेंस लेना पड़ेगा। दीज हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। तो जो भी चेंजेस है इनके लिए एविडेंस लो, दे आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, एंड इसके लिए आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन से मैटर देखेंगे? बताना जल्दी से बताइए कौन कौन से मैटर्स देख के चलेंगे इस केस में। सारे बच्चे बताओ। RRR, कौन कौन से मैटर्स देखेंगे? RRR। सर RRR का क्या मतलब था? मैंने कहा RRR का मतलब था हमको रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, क्या रिकॉर्ड्स में वो चेंजेस एडजस्ट हो चुके हैं, क्या रिकॉर्ड्स में वो चेंजेस एडजस्ट हो चुके हैं, क्या मैं उस रिकॉर्ड पे रिलाय कर सकता हूं, यानी रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। प्लस अगर फिजिकल काउंट में 80 यूनिट मिले और जो एंटिटी के इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स थे उसमें 100 यूनिट हैं,
क्या इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? हां सर, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो थर्ड आर का मतलब था रीजन फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रॉपर्ली एडजस्टेड, उन रिकॉर्ड पे मैं रिलाय कर सकता हूं, प्लस अगर 80 और 100 का फर्क निकले तो उसका आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस का रीजन भी देखना होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हां सर। सेकंड मसाला तो बहुत आसान था, उसमें क्या था? क्या ऑडिटर किसी और दिन आ सकता है? आ सकता है। ही कैन ज्वाइन ऑन अल्टरनेट डेट। अगेन जो बीच की ट्रांजैक्शन है उस पे उसको प्रोसीजर करने पड़ेंगे, प्रोसीजर ऑन द इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन। केस नंबर 2 खत्म। अब बताओ केस नंबर 3 क्या था? सर ये तो बेस्ट केस था, मैं तो मानता हूं ये बेस्ट केस है। सर बेस्ट केस क्यों है? क्योंकि यहां पे ये बोलता है इन्वेंट्री काउंट के लिए जाना इज इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल क्यों है? 2 रीजंस की वजह से, या तो लोकेशन की वजह से या नेचर की वजह से। अब अगर लोकेशन और नेचर की वजह से इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्या आप गिव अप कर दोगे? मैंने कहा नहीं, हम गिव अप नहीं करते, तो मैंने कहा गिव अप करते मतलब आपको अब ऑल्टरनेट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। सारे बच्चे बताओ ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या थे? लेट्स कम इन द पोजीशन। ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या थे? मैंने कहा ऑल्टरनेट प्रोसीजर का मतलब है अगर इन्वेंट्री 31 मार्च 24 की है तो ये कैसे आई? सर प्रायर परचेजेस हुई। ओ, यानी अगर मैंने प्रायर परचेजेस देख ली तो मुझे इस दिन की इन्वेंट्री का पता चलेगा। हां, या आपने सब्सिक्वेंट सेल देखी तो भी पता चल जाएगा इस दिन इन्वेंट्री थी। तो प्रायर परचेज सब्सिक्वेंट सेल, प्रायर परचेज सब्सिक्वेंट सेल। एंड अगर इससे भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले, तो क्या करेंगे? मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर SA 705। फिर हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे एज पर SA 705। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा गोली बेटा है, जो हमारा गोली बच्चा, ये कहता है सर जेठा अंकल आज ना बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, कहता है हाय गर्मी। अगर ये हाय गर्मी है, ये इसको कुछ जनरल इनकन्वीनियंस हो रही है, क्या ये भी इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है? मैंने कहा नहीं। अगर आपको जनरल इनकन्वीनियंस हो रही है, ये इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है। और कौन सी बस याद रखनी है? मैंने कहा DTC। याद रखना, DTC इज नॉट अ वैलिड बहाना, DTC इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव एविडेंस। हम सेटल नहीं करेंगे, हमको परसुएसिव एविडेंस चाहिए तो परसुएसिव एविडेंस लेना ही पड़ेगा। DTC का मतलब था डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। कम ऑन, ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा कॉस्ट लग रही है, तो लगाओ, आपको वो ऑडिट प्रोसीजर करना ही पड़ेगा जिसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, या आपको परसुएसिव एविडेंस तो लेना ही होगा। फिर हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था इस इन्वेंट्री वाले में? वो था इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, यानी जो बबीता जी हैं, जो बबीता कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, इसकी इन्वेंट्री कहां पड़ी है? लेट्स से इसके हस्बैंड के गोडाउन में, मिस्टर अय्यर के गोडाउन में। तो तुम क्या करोगे? सर जब भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है हम उससे कंफर्मेशन ले लेते हैं। हां सर, बट अगर आपको मिस्टर अय्यर पे शक है, आपको इनके साथ इंटीग्रिटी इश्यूज है, आपको लग रहा है यार ये थर्ड पार्टी ना मुझे झूठी कंफर्मेशन दे देगी, तो फिर आप खुद जाके भी इंस्पेक्ट कर सकते हो और अदर प्रोसीजर्स कर सकते हो। सर ये अदर प्रोसीजर्स क्या, ध्यान से समझना, या तो आप खुद चले जाओ या किसी और को भेज दो। बट अगर दोनों के पैरों में मेहंदी लगी है, दोनों नहीं जा पा रहे, या तो मन नहीं है, कुछ भी रीजन है, तो आप क्या कर सकते हो? जो थर्ड पार्टी है उसके ऑडिटर से रिपोर्ट मंगा लो, या कि यू कैन टेक अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट और द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट कि थर्ड पार्टी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है इन्वेंट्री को लेके। ठीक है सर, ये 2 पॉइंट हो गए। मैंने कहा अगर दोनों ही पॉसिबल नहीं है तो एंटिटी के पास पक्का इसकी रसीद होगी। जब भी मैं किसी के पास कोई इन्वेंट्री रखवाता हूं तो उससे मेरे को रसीद मिलती है। हां, तो जो वेयर हाउस की रसीद है वो ले लो, डॉक्यूमेंटेशन। एंड लास्ट पॉइंट में क्या था? सर लास्ट पॉइंट में हम अपनी पे आ गए, लास्ट पॉइंट में हम वापस अपनी पे आ गए। लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब ये तीनों चीजें ही नहीं हो पा रही, तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आ जाओ, कंफर्मेशन ले लो। यू कैन टेक अ कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। सपोज आपका बैंक है, आपने बैंक के पास इन्वेंट्री रखवा रखी है, गिरवी रखवा रखी है, प्लेज्ड एज कोलेटरल, तो आप बैंक से कंफर्मेशन ले सकते हो। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? हां सर। फिर हम गए थे किसके पास? लिट्टी चोखा खाने। लिट्टी चोखा का क्या मतलब है? लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। बड़ा ही सिंपल टॉपिक। बताओ कैसे पता चलेगा एंटिटी के खिलाफ क्या क्या केसेस चल रहे हैं, क्या क्या मुकदमे चल रहे हैं? मैनेजमेंट से पूछो, यानी यू विल डू द इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ कौन बंदा बैठा था? इन हाउस लीगल काउंसिल, हां घर वाला, तो इससे बात कर ली। जब इन दोनों से बात करी, कैसे लोग थे? बड़े अच्छे लोग थे, बड़े बोरिंग लोग थे? सर बड़े बोरिंग लोग थे। तो मसाला कहां है? सर वो मैगजीन आई है मार्केट में, कौन सी? MOM, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। किसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग? मैंने कहा देखो कभी भी केस होगा तो TCWG तो केस के बारे में डिस्कशन करेगी, हाँ वो देख लो।
उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं सर, एक तो घर वाला था, एक बाहर वाला भी है। बाहर वाला कौन था? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, इसके साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है वो देख सकते हो। एंड लास्ट में अपने बेसिक्स मत भूल जाना, लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखेंगे। ये सब करते करते हमको लगा रोमम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या एंटिटी हमसे कोई लिटिगेशन छुपा रही है, देयर मे बी अदर लिटिगेशन विच में एग्जिस्ट। तो अब आप क्या करोगे सर, ये जो बाहर वाला था ना, इससे आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लो। यू कैन डू अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज लीगल काउंसिल। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा और मजा। अगर एंटिटी का लीगल काउंसिल आपको जवाब नहीं दे रहा या मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही, तो सर ऑल्टरनेट कर लो। मैंने कहा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो अब क्या करूं सर? वही करो जो हमेशा करते हो, मॉडिफाई योर ओपिनियन एज पर SA 705। हम इस केस में क्या करेंगे? मॉडिफाई योर ओपिनियन एज पर SA 705। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आखिरी में, अच्छा हलवा चने तो नहीं भूलोगे? नहीं सर, हलवा चने लेके आएंगे, यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि मैनेजमेंट ने सारी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स बता दी हैं, एंड उन लिटिगेशंस एंड क्लेम्स का जो इंपैक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अकाउंट और डिस्क्लोज्ड है। ठीक है? ठीक है सर। लीगल काउंसिल से बताओ क्यों मिलेंगे? सारे बच्चे बताओ, मैं नहीं बता रहा इसका जवाब। हम लीगल काउंसिल से क्यों मिलते हैं? तीन रीजन बताओ लीगल काउंसिल से मिलने के। डिस्को, वेरी वेरी गुड सर। डिस्को का क्या मतलब था? देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कहता है, भाई सुनो ना, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कहता है यार प्रोविजन तो 1 लाख रुपए का बनना चाहिए, मैनेजमेंट कहती है यार 10,000 रुपए का बनना चाहिए। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कितना प्रोविजन बनना चाहिए, तो आप एक बार एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग कर लो। सर डी तो समझ आ गया, एस का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट रिस्क। आपको लग रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा है तो मैं चांस नहीं ले सकता, तो मैं एक बार एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिल लेता हूं। को का क्या मतलब है? मैटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही पेचीदा मामला है, समझ में नहीं आ रहा तो मिलकर समझ लो। तो मैंने कहा 3 बातें ध्यान रखना, डिसएग्रीमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ये 3 केसेस हैं तो आपको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना पड़ेगा, बट याद रहे मैनेजमेंट से परमिशन ले लेना, प्लस मैनेजमेंट का एक बंदा, मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे अटेंडेंस में होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब लास्ट में आएगा सर क्या? सेगमेंट इंफॉर्मेशन। अब आ गया आपका सेगमेंट इंफॉर्मेशन। मैंने कहा सेगमेंट इंफॉर्मेशन में क्या तुमको सेगमेंट इंफॉर्मेशन बनानी है या बस समझना है मैनेजमेंट ने कैसे बनाई? दोनों में से एक सवाल का जवाब दो। क्या एज अ ऑडिटर तुम सेगमेंट इंफॉर्मेशन बनाओगे या बस समझोगे मैनेजमेंट ने कैसे बनाई? सर सिर्फ समझेंगे, हम सिर्फ समझेंगे मैनेजमेंट ने सेगमेंट इंफॉर्मेशन कैसे बनाई, यानी यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मेथड्स। एंड अंडरस्टैंड द मेथड्स करते वक्त बस ये समझ लेना, इस मेथड से जो डिस्क्लोजर होंगे, क्या वो डिस्क्लोजर एज पर AS 17 होंगे, क्या वो एज पर AS 17 एज पर FRF होंगे? ठीक है सर, जरूरत पड़ने पे आप टेस्ट भी कर सकते हो इन मेथड्स को। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, तो लास्ट पीरियड से कवर देख लो, जो प्रायर पीरियड है उसकी सेगमेंट रिपोर्ट देख लो, आपको अंदाजा लग जाएगा ठीक बनी है कि नहीं, यानी आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं सेगमेंट रिपोर्ट पे इंडिविजुअल ओपिनियन दूंगा? नहीं सर, जो सेगमेंट रिपोर्ट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, मैं उस ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देता हूं, इंडिविजुअल सेगमेंट रिपोर्ट पे कोई ओपिनियन नहीं जाता। क्लियर है? एंड लास्ट पॉइंट जो था एकदम अतरंगी पॉइंट, सर क्या? जब आप मैनेजमेंट के मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो या उन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप ये देखना चाहते हो कि क्या उस मेथड से जो डिस्क्लोजर होगा वो एज पर FRF है कि नहीं, तो क्या देखना है? मैंने कहा कुछ नहीं, फ्लो में चलो कि जो भी इनकी इंटर सेगमेंट सेल्स हुई हैं, ट्रांसफर्स हुए हैं, चार्जेस है, STC, सेल्स ट्रांसफर्स और चार्जेस, उनको एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करके देखो क्या इनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है बजट के हिसाब से अच्छी है, यानी कंपेयर विद द बजट्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्या इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है? जिसका मार्जिन अच्छा, क्या उसको सिर्फ गिफ्ट दोगे या बैंड भी बजाओगे? सर दोनों। एलोकेट द एसेट्स, एलोकेट द कॉस्ट, एसेट्स भी एलोकेट करेंगे, कॉस्ट भी एलोकेट करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है, जल्दी से बताओ? एलोकेट द एसेट्स, एलोकेट द कॉस्ट, एंड लास्ट पॉइंट सारे बच्चे भूल गए, तो बताओ क्या करेंगे? बताइए जी, बताइए जल्दी से बताओ सारे प्यारे बच्चे, क्या करेंगे? मैंने कहा एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी यू नीड टू सी द कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड। गॉट इट? गॉट इट सर। 14 मिनट्स 40 सेकेंड्स, 14 मिनट्स 40 सेकेंड्स, पूरा का पूरा रिवीजन डन, डनाडन, डन। चलो
दैट्स ऑल फॉर टुडे मित्रों। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।